नमस्कार, मैं हूं आस्था। आपका स्वागत है भाग 6 में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यानी उद्यमिता के लिए कौशल। इस सीरीज में ये भाग में हम बात करने वाले हैं क्या क्या तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और कितने तरह के उद्यमी होते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं। हमने पिछले भागों में कई सारे उद्यमियों के एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ जर्नी, उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी कहानियों पर भी बात की थी। हमने ये फ़र्क भी देखा कि एक एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर में अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, उनमें क्या फ़र्क है। और यहाँ आपको फिर और आगे ये समझ आएगा कि अच्छा, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के दायरे में आता है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं अपना व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ। नहीं, मुझे लगता है यहाँ मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो जो बात हमने अब तक की है उससे कई आइडियाज़, कई सारे ख्याल आपके लिए आए होंगे। ये आपको और थोड़ा सा आइडिया देगा, दायरा आपका और बढ़ाएगा कि अच्छा, ये भी संभव है और ये भी संभव है, और क्या क्या अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बिजनेस एक्टिविटीज़ और एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटीज़। 4 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग, आप सबने सुना होगा। विनिर्माण व्यवसाय यानी कि जहाँ पर कुछ कच्चा माल है, उसको प्रोसेस करके, उसको तैयार करके उत्पाद तैयार किया जाता है। उसके ज़रिए रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी फाइनल जो आपका प्रोडक्ट है, आपका उत्पाद है, वो तैयार किया जाता है, उसमें परिवर्तित किया जाता है। उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब इसके अंदर हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो उद्यमी है, जो कि वो उत्पाद तैयार कर रहा है, वो सीधा उसे बेच ले खुद ही, या हो सकता है वो आगे होलसेलर को, है ना, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, किसी को दे और उनके ज़रिए उसे बेचे। कुछ भी हो सकता है, पर ये यहाँ पर उस कच्चे माल को उत्पाद में बदलकर और फिर बेचने का मॉडल तैयार किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कार्तिक है, उसकी फैक्ट्री है जहाँ पर प्योरिफाइड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी कि शुद्ध पैकेज पेयजल, आपने देखा होगा बिस्लेरी की बोतल आती है, तो जो पेयजल है, पैकेज्ड पानी, वो मैन्युफैक्चर होता है, उसका निर्माण इस फैक्ट्री के अंदर होता है। अब ये एक उदाहरण है विनिर्माण व्यवसाय का। ये आप ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी कि विनिर्माण व्यवसाय का उदाहरण ये है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी खाद्य पदार्थ, खाना पीना जो भी यूज़ करते हैं, कपड़े जो आप पहनते हैं, अलग अलग चीज़ें, मसाले हुए, जूते हुए, गाड़ी, ये सब मैन्युफैक्चर होती है। रॉ मटेरियल होता है, कई चीज़ें होती हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट या उत्पाद तैयार होता है। और ये सब फैक्ट्रियों में किए जाते हैं। आप अपने चारों तरफ नज़र उठा करके देखेंगे, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो कि अपने चारों तरफ देखो, आप जहाँ बैठे हुए हो, और नज़र घुमाओ इसको पॉज करके, और ये देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हाँ मैन्युफैक्चर होती हैं। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उत्पाद हैं जो किसी फैक्ट्री में कच्चे माल को परिवर्तित करके बनाए गए हैं। तो आपको क्लियर होगा कि कितना सारा काम इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। अब ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, ये कुछ उदाहरण हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग, जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, प्लेन्स आ रहे हैं, खाना पीना हमने बोला, ये कुछ उदाहरण हैं। पर जैसा मैंने कहा, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो बिजनेस एक्टिविटी है वहीं पर, वो है ट्रेडिंग बिजनेस यानी कि व्यवसाय करना। यानी ये जो उद्यमी हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग से मतलब नहीं है। मुझे उस उत्पाद को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी उसमें रुचि नहीं है, लेकिन वो हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर है जो उसका निर्माण कर रहा है, लेकिन उसके बाद में वो जो वस्तु या उत्पाद है, उसको केवल जो तैयार माल है
उसको खरीद कर और आगे बेचना। मैंने निर्माण नहीं किया, लेकिन वो वस्तु या उत्पाद का निर्माण किसी और ने किया, मैन्युफैक्चरर ने किया, जो अभी हमने देखा, और उसको मैंने केवल खरीदा, तैयार माल को मैंने खरीदा और फिर उसके लिए पैसा दिया और आगे उसको बेचा, और उसमें जो मुनाफा कमाया वो मेरा बिजनेस है, वो मेरा कार्य है। तो ट्रेडिंग का मतलब उस चीज में उस चीज को लेकर के और आगे देना। Facilitates the act of bringing the finished goods from manufacturing unit to the buyer or customer। उदाहरण, मोबाइल फ़ोन है, बना कोई और रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, मैंने जाकर के डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर है उससे या होलसेलर से ख़रीदा और फिर मैंने आगे ग्राहक को बेचा। ग्राहक मुझसे ले रहा है, उसको मतलब नहीं है मैं कहाँ से ला रही हूँ, लेकिन मैंने न उसको बनाया, मैंने तैयार माल खरीदा और आगे बेचा। ये हुआ ट्रेडिंग बिजनेस। केवल व्यवसाय करना, उस उत्पाद को बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उदाहरण के तौर पर फिर से आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे, फार्मेसी, दवाई की दुकान पर आप अक्सर जाते हैं, तो गुप्ता फार्मेसी है मान लीजिए, वो बेचते हैं दवाइयाँ, और वो दवाइयाँ कहाँ से आ रही है? गुप्ता फार्मेसी तो वो दवाइयाँ नहीं बना रही है, वो दवाइयाँ वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनती हैं, और गुप्ता फार्मेसी सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में वो केवल उसको बेच रही है। तो मैन्युफैक्चरर से वो कस्टमर तक, ग्राहक तक उसको लेकर आ रही हैं। ये हुआ आपका ट्रेडिंग बिजनेस। उदाहरण इसके सबसे बड़ा उदाहरण आपका सुपरमार्केट हुआ, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये सब देखेंगे, इस पर जो भी कुछ उत्पाद है जिनको आप खरीदते हो, ये खुद फ्लिपकार्ट नहीं बना रहा, अमेज़ॉन नहीं बना रहा। आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं, किसी कई बार कपड़े की दुकान पर भी जा रहे हैं, हो सकता है वो ड्रेसेस, वो कपड़े उन्होंने नहीं बनाए हैं, किसी और ने बनाए और वहाँ से इन्होंने लिया और आगे बेच रहे हैं। ये हुआ आपका ट्रेडिंग बिजनेस। तीसरा आता है, तो हमने पहला देखा मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हमारा ट्रेडिंग, तीसरा जो आ जाता है वो है सेवा व्यवसाय। आज सेवा व्यवसाय हुआ कि कोई भी व्यावसायिक गतिविधि जो अमूर्त हो, यानी कि इनटैंजिबल, देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, मतलब मैं उसे छू नहीं सकती हूँ, कोई उत्पाद वहाँ पर नहीं है, है ना, लेकिन उसको खरीदा जा सकता है, उस सर्विस को, उस सेवा को खरीदा जा सकता है, उसे हम सर्विस बिजनेस कहते हैं। अब निश्चित तौर पर जैसे ही मैंने आपको सर्विस बिजनेस के बारे में बताया, आपके जहन में कई चीज़ें आई होंगी। फिर से आप अपने ज़िंदगी में देखिए, रोज़मर्रा की लाइफ में देखिए, कहाँ कहाँ पर आप सर्विस बिजनेस, सेवा व्यवसाय का उदाहरण देख पा रहे हैं, कहाँ आप प्रयोग कर रहे हैं या आप खरीद रहे हैं सेवा, है ना। अच्छा, इसके अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है या उत्पाद है तो उसकी एक्सपायरी भी होती है, इतने वक्त में यूज़ कर लो तो ठीक है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। खाने के जो पदार्थ आप लाते हो, फल लाए आप या कोई आटा लाए आप या आपने कोई पैकेज कुछ खरीदा, उन पे एक्सपायरी डेट होती है, उनकी शेल्फ़ लाइफ होती है, उसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। लेकिन सर्विस के अंदर कोई निश्चित समय नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना, और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से ये होती है, उसके हिसाब से लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद में इनको कोई शॉप की भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है मैं अपने घर के अंदर ही बैठ कर के वो सेवा लोगों को प्रदान कर रही हूँ, मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सर्विस व्यवसाय, सेवा व्यवसाय मैं कर सकती हूँ। उदाहरण ध्यान आ रहा है? जैसे आप ये सुन रहे हो, आ रहा है? तो आप डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं दे रहे हैं मान लीजिए, राइट। हो सकता है आप और कौन सी सेवा है जो आपके लिए जहन में आ रही है?
एग्जाम्पल, अमर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर है तो वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, पेंटिंग के ठेकेदार हैं, तो वो क्या बेच रहे हैं, पुताई करने की जो सर्विस है। तो सामने वाला उनसे क्या खरीद रहा है, सामने वाला उनसे, हाँ पुताई होनी है तो पुताई की सर्विस, वो सेवा है, उसको वो खरीद रहा है। और भी और उदाहरण क्या हो सकते हैं सेवा के, आप मान लीजिए जा रहे हैं किसी ब्यूटी पार्लर में, सैलून में, वहाँ आपको जो भी दिया जा रहा है वो एक सेवा है ना। वहाँ पर सेवा है क्योंकि आप मसाज करा रहे हैं, आप बाल कटवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, सब सेवा है। उसी तरीके से कोच है, टीचर हैं, वो क्या दे रहे हैं, सेवा। वहाँ पे कोई दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है, केवल सेवा है जिसके लिए आप पैसे दे रहे हैं और उसे आप खरीद रहे हैं। तो ये हुआ आपका सेवा व्यवसाय। लॉयर्स, होटल्स, क्लिनिक्स, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। आप रोज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, कैफ़े में जाते हैं। लॉयर है जो लीगल कोई आपके कार्य हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, ये सब सेवा है। और अब आता है अंतिम बिजनेस एक्टिविटी, हाइब्रिड बिजनेस। अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जिसमें मिक्स है, दोनों चीज़ें हैं। ये ऑफर करती हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस, उत्पाद और सेवा, दोनों का संयोजन। तो केवल उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ट्रेडिंग हुआ, केवल सेवा, सर्विस व्यवसाय हुआ, और उनका संयोजन हाइब्रिड बिजनेस कहलाता है। अब उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। सबसे बढ़िया उदाहरण, आप सब फ़ोन यूज़ करते हो, तो कोई भी टेलीकॉम कंपनी है, आप एयरटेल की बात कर लो, आप वोडाफोन की बात कर लो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी दोनों चीज़ें देती है। फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है, उत्पाद भी होता है। क्या होता है, आपने फ़ोन खरीदा, मे बी फ़ोन है, आपका राउटर है, ये आपके फिजिकल प्रोडक्ट हो गए। और साथ में इनटैंजिबल सर्विस, यानी कि अमूर्त सेवाएं, जो पकड़ ना सको, देख ना सको, ऐसी सेवाएं हैं। वो कौन सी हैं, वॉइस है, डेटा है, इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें। तो दोनों चीज़ें प्रदान करते हैं टेलीकॉम प्रोवाइडर। ये आपकी हाइब्रिड बिजनेस हो गया, जिसमें कि फिजिकल प्रोडक्ट भी है और आपका सर्विस भी है, सेवा भी है ना। तो ये आपकी 4 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ थी। अब हम आते हैं, जैसा मैंने कहा था, अलग अलग तरह के एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, किस क्षेत्र में उद्यमिता संभव है वो आप देख पाओगे, और आइडिया भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर्विस एंटरप्रेन्योर। तो जैसे अभी हमने देखा, सर्विस बिजनेस, सेवा व्यवसाय। सर्विस एंटरप्रेन्योर वो उद्यमी हैं जो अपनी सेवाएं, सेवा कोई उत्पाद नहीं है, सेवा है, उस सेवा के लिए या तो कोई नया बाजार बनाते हैं, और या फिर जो बाजार है, मौजूदा बाजार में अपनी सेवा प्रदान करते हैं, पर सेवा है। तो जैसा कि नाम बता रहा है, सर्विस एंटरप्रेन्योर यानी सेवा उद्यमी है ये आपके पहला। दूसरा आता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स। अब व्यावसायिक उद्यमी, व्यावसायिक उद्यमी ऐसे उद्यमी हैं जो व्यवसाय और व्यापारिक गतिविधियां करते हैं, है ना। बिजनेस हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुई, अभी जैसे हमने ट्रेडिंग की बात की थी, तो वो एक्टिविटीज़ हुई। उनको मैन्युफैक्चरिंग से, विनिर्माण से कोई मतलब नहीं है। तो जो ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, व्यापारिक गतिविधियों पर जिनका ध्यान पूरा केंद्रित है, सारा बिजनेस वहाँ है, उनको हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या व्यावसायिक उद्यमी कहते हैं। नो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण नहीं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स, ये वो हुए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो हुए जिनको सिर्फ बिजनेस एक्टिविटीज, व्यापारिक गतिविधियों में इंटरेस्ट है, यानी ट्रेडिंग हुआ। और इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हुए औद्योगिक उद्यमी,
यानी कि जिनका जो निर्माता है, जो ग्राहकों की ज़रूरत को पहचानते हैं और उसको पूरी करने के लिए, उस ज़रूरत को पूरी करने के लिए उत्पाद या सेवा बनाता है, तो वो आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हो गया। फिर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर भी आ गया। अब आप कहोगे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर यानी कि कृषि उद्यमी, हाँ ये भी है। अब जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है, ये हमेशा से बहुत ही, जिसे बोलते हैं, कम उपज देने वाला सेक्टर या उद्यमिता इसको माना गया है। लेकिन यहाँ क्या होता है, नए और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ताकि जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके। तो नई तकनीक क्या हो सकती है, क्या करता है एक कृषि उद्यमी, वो यही सोचता है कि कैसे नवाचार हो, कैसे और तरीके लाए जाएं ताकि यील्ड बढ़ाई जा सके, आपकी उपज बढ़ाई जा सके, है ना। तो इस वजह से एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप या कृषि उद्यमी उत्पन्न हुए। ये फील्ड इसीलिए आई। तो अगर आपको लगता है कि मुझे खेती बाड़ी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है या मेरे घर में उसका बैकग्राउंड है, वो एक मेरी ताकत है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मेरी रुचि भी है उसके बारे में और समझने की, तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप या कृषि उद्यमिता या उद्यमी आप बन सकते हैं और इस क्षेत्र में भी बहुत स्कोप है। फिर आते हैं आपके टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। अब तकनीकी उद्यमी, जैसा कि नाम बता रहा है, टेक्निकल पूरा, है ना। तो आपकी मशीन्स हुए, टूल्स हुए, क्या नए प्रोसेस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ये अपना जो तकनीकी ज्ञान है ना, विशेषज्ञता है, तकनीकी विशेषज्ञता, जो एक्सपर्टीज़ हैं इनकी, उसका प्रयोग करते हैं और नई चीज़ें लाने में। क्या नई मशीन आ सकती है, क्या नया तरीका हो सकता है किसी चीज़ को करना, तो ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ में लगे हुए होते हैं। वहीं आपके कांस्टेंट इनोवेशन या नवाचार चलता है ताकि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो और बेहतर हो सकें। क्योंकि हो सकता है ऑलरेडी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इन सब में मशीनें भी हैं, प्रोसेसेस हैं, चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन कैसे उनको बेहतर बनाया जाए, कैसे उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, है ना, ये आप देखेंगे। तो अगर आपने सुना हो इंजीनियरिंग में, कई इंजीनियर्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, ये वाले जो क्षेत्र होते हैं, ये वाली जो फील्ड्स होती हैं, वो टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। मतलब वो जो नॉलेज है या उस क्षेत्र के लोग यहाँ टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कर सकते हैं, है ना। तो कैसे और बेहतर हो और नए नए चीज़ें, नव प्रवर्तन करते रहते हैं। वहीं पर नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो पूरे टेक्निकल हैं, अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का प्रयोग कर रहे हैं कुछ नया बनाने में और बेहतर करने में प्रोसेस को। ये नॉन टेक्निकल हैं, ये अपनी एक्सपर्टीज़ देते हैं किसी भी जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए जो बची हुई सर्विसेज है। टेक्निकल का फोकस सिर्फ उस प्रोसेस, उस टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को लाने में है। जो गैर तकनीकी है, ये तकनीकी वालों के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से। यानी कि और भी कई एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के। हो सकता है किस तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, या हो सकता है बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए, ऑपरेशंस कैसे होंगे, कई और चीज़ें हैं। तो ये नॉन टेक्निकल, जिनका कोई लेना देना नहीं है उस टेक्निकल एक्सपर्टीज से, तो ये टेक्निकल वालों को, तकनीकी वालों को सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज देते हैं गैर तकनीकी। इनकी एक्सपर्टीज़ है नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। तो एक प्रोडक्ट और एक सर्विस, एक उत्पाद या सेवा के नॉन टेक्निकल यानी गैर तकनीकी एस्पेक्ट, क्योंकि एक व्यवसाय को चलाने में मैं तकनीकी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे पहलू हैं जो गैर तकनीकी हैं लेकिन वो उस व्यवसाय के लिए ज़रूरी हैं। तो हो सकता है आप ये कहें कि हाँ, इन लोगों को जो तकनीकी वाले हैं, ये बची हुई सेवाएं मैं प्रदान कर सकता हूँ। तो गैर तकनीकी एंटरप्रेन्योर।
प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, ये ऐसे उद्यमी हैं जो एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उसे आत्मनिर्भरता के मुकाम तक पहुंचाते हैं, है ना। एक बार वो प्रोजेक्ट जो भी इन्होंने जो परियोजना ली है उस पर पूरा काम किया और जब वो उस मकाम तक पहुंच गया कि अपने आप चल रहा है, सस्टेनेबल है, तो फिर वो उसको बेच देते हैं और फिर नया उद्यम शुरू करते हैं। ये वो कहलाते हैं प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। आपने कई बार सुना होगा सीरियल एंटरप्रेन्योर है ना। एक बिजनेस को एक मकाम तक पहुंचाया, व्यवसाय को वहां तक, और फिर उन्होंने बेच दिया और फिर अगला शुरू किया, फिर अगले के बाद तीसरा किया। ये प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका पैशन, जिनकी रुचि ये होती है कि मैं इस बिजनेस को खड़ा करूं, उसके बाद बेचूं, इससे निकल जाऊं और फिर अगला खड़ा करूं। तो उनको, उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट, उनका बोलते हैं ना, उनका गुण ये है कि वो उस बिजनेस को पाल पोस कर बड़ा करके और फिर अगले पर चले जाते हैं। वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है, वो भी उद्यमिता है। उसके बाद आईटी एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि आईटी उद्यमी, जैसा नाम बता रहा है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में उद्यमिता में उतरते हैं, ये उस दिशा में काम करते हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जैसा नाम बता रहा है कि जब महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में उतरती हैं, उद्यमी बनती हैं, तो उसे वुमेन एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे सामाजिक जो मुद्दे हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, जब उनको कोई एड्रेस करता है या उन ज़रूरतों या उन समस्याओं के लिए कोई सल्यूशन लाता है, कोई समाधान लाता है, विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसे हम सामाजिक उद्यमी कहते हैं। ये क्या करते हैं, न सिर्फ ऐसे समाधान को विकसित करते हैं, उसके लिए फंडिंग लाते हैं, उसके सल्यूशंस जो हैं, समाधान है, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, है ना। और ताकि सोसाइटी, समाज जो है, कल्चर है, एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वहाँ पर बेनिफिट हो, तो उस कॉज के लिए उस दिशा में ही ये कार्य करते हैं। तो केवल सोच नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी ताकि ज़मीन पर वो कार्य हो सके, वो ये करते हैं। फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, जो जब एक परिवार का कोई एक व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति सफलतापूर्वक व्यवसाय चलाता है। आपने कई बार देखा होगा, हाँ ये हमारा फैमिली बिजनेस है, मेरे दादाजी ये करते थे, फिर दुकान है, दादाजी चलाते थे, फिर मेरे पिताजी ने की, अब मैं आया हूँ, मैं इसको नई ऊंचाइयों पे ले जा रहा हूँ। वो हो गया आपका फैमिली, पारिवारिक व्यवसाय उद्यमी, है ना। तो सफलतापूर्वक वो व्यवसाय चलता जाता है, अगली पीढ़ी चलाती है, तो ऐसे में हम उन्हें फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और फिर हमारे आते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो यानी अगर आप नए पहली बार अपने परिवार में एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, उद्यमी बन रहे हैं, पहली पीढ़ी हैं अगर आप, तो आप कहलाएंगे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। इनके पास उद्यमिता का कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई 20 साल, 22 साल, 25 साल के ही होने चाहिए। हो सकता है कोई 50 साल की उम्र में जाकर के सोचे कि अब मुझे उद्यमी बनना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छा उन्होंने अपने लिए किया, लेकिन कई सालों बाद 45-50 की उम्र में उन्हें लगा बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना कार्य चालू करना है, तो वो उद्यमी बनते हैं। वो भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या पहली पीढ़ी के उद्यमी कहलाएंगे अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है और पहली बार अपने परिवार में वही उद्यमी बन रहे हैं। तो ये कई जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के उद्यमी होते हैं, हो सकते हैं, किन क्षेत्रों में उनकी क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या विशेषताएं हैं, उसके हिसाब से ये बनाए गए हैं। और भी कई हो सकते हैं। इसका पर्पस या ये आपको बताने का जो उसके पीछे मंशा है वो ये है कि आपकी सोच थोड़ी खुले, आप ये देखें कि
ये भी क्षेत्र है, यहाँ भी किया जा सकता है, ये भी संभव है, मेरा रुझान का है। तो कुछ और आइडियाज़ आपको देने के लिए, अगर आप उद्यमिता में जाना चाहते हैं, एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा आपको आपका दायरा बढ़ाने के लिए ये मैंने आपसे शेयर किया है। अगले भाग में फिर नए सामान के साथ हम मिलेंगे, नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नई चीज़ें उद्यमिता के बारे में हम सीखेंगे। आशा करती हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ, कई सारे आइडियाज़ आए, उनको जल्दी से लिख लो, अपने इर्द-गिर्द देखना शुरू करो और मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।